वेलकम इन स्टडी केमिस्ट्री। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के बारे में स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में अध्याय के बीच में भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो स्टडी करने के बाद आपके लिए ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। उससे कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये स्टडी कर लेने से बहुत हेल्प होगा और कंपटीशन में भी ये बहुत यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें, पहला प्रश्न है ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो हम लोग जानते हैं ठोस क्यों कठोर होते हैं। इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जैसा इसमें लिखा हुआ है उससे भी लिख सकते हैं। ठोस कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में या उनके कण जो होते हैं वो बहुत नजदीक नजदीक होते हैं और वो इसलिए वो कोई ट्रांसलेटरी मोशन या मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। वो अपने पोजीशन पे ही रहते हैं और सिर्फ ऑसिलेट करते हैं, यानी कंपन करते हैं। तो इसके वजह से ये कठोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। आयतन निश्चित होने का भी यही कारण है कि उनके जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच बहुत कम स्पेस होता है और जिसके वजह से उनको हम दबाव डाल के उनको उनके आकार या आयतन को चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनके आयतन भी निश्चित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एमॉर्फस तथा क्रिस्टलाइन ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। तो हम लोग जानते हैं एमॉर्फस किसको कहते हैं, क्रिस्टलाइन किसको कहते हैं। वैसे ठोस जिसके कोई खास ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं वो क्रिस्टलीय होते हैं और जिसके खास ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होते हैं वो अक्रिस्टलीय होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ कंपाउंड दिए गए हैं। अब उस कंपाउंड में आपको अलग अलग सेलेक्ट करना है कि वो कौन अक्रिस्टलीय है और कौन क्रिस्टलीय है। जैसे अक्रिस्टलीय में आ गया पॉलीयूरेथीन, नेपैथिलीन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और फाइबरग्लास। और क्रिस्टलीय में आ जाएगा बेंजोइक एसिड और पोटेशियम नाइट्रेट और कॉपर। ये तीनों जो है क्रिस्टलीय में आएगा। तो आपको इस तरह से यदि क्वेश्चन रहेगा तो उसमें सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना गया है, यानी सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा गया है। कांच ऐसे देखने में ठोस लगता है लेकिन हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो लिक्विड। तो सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कुछ द्रव का लक्षण दर्शाता है। जैसे द्रव का लक्षण है फ्लो होना, यानी बहना। बहने का गुण जो है वो कांच में होता है, लेकिन जब उस पे गर्मी पड़ती है तब, यानी बहुत दिन तक, जैसे मान लिया कोई मकान में लगा हुआ है कांच, तो वो धूप से धीरे धीरे क्या होगा कि ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा पतला रहेगा और नीचे वाला पोर्शन थोड़ा मोटा रहेगा। तो इसलिए इसे सुपर कूल्ड लिक्विड माना गया है। अब एक क्वेश्चन है आपको आइसोट्रॉपिक से। आइसोट्रॉपिक क्या है? तो आइसोट्रॉपिक जो है वो ये आइसोट्रॉपिक सबसे पहले हम लोग समझेंगे। आइसोट्रॉपिक वैसा है कि जब हम किसी भी ठोस को कट करें तो उसके जो है कट करने के बाद उसके जो पार्टिकल आएंगे वो उनका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो एक समान यदि रहेगा तो वो अक्रिस्टलीय रहता है और यदि अलग अलग रहेगा तो वो क्रिस्टलीय रहता है, यानी कि रवादार रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन है कि किसी ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं के अनुदिश समान पाया जाता है। इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी करिए, यानी कि ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा ठोस है जिसके अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान होंगे और ये क्या यह विदलन यानी टूटना गुण दर्शाएगा। यदि इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक है तो क्या विदलन दर्शाएगा? तो नहीं, क्योंकि इसकी प्रकृति आइसोट्रॉपिक है, यानी कि ये अक्रिस्टलीय ठोस है, इसलिए विदलन नहीं करेंगे। छठा प्रश्न देखेंगे कि अणुओं के बीच लगने वाले ये जो अंतराण्विक बल है, अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहेंगे? अंतराण्विक बल। इसके आधार पर ठोसों को वर्गीकृत किया गया है आयनिक में, धात्विक में, आणविक में और सहसंयोजक में। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं सबस्टांस जैसे सोडियम सल्फेट, कॉपर, बेंजीन, इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कौन आयनिक है, कौन धात्विक है, कौन आणविक है और कौन सहसंयोजक है। तो आपको यहाँ पे इससे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ जैसे सोडियम सल्फेट है ये आयनिक है,
कॉपर है तो ये धात्विक है। बेंजीन, यूरिया और अमोनिया ये तीनों जो है वो आणविक हाइड्रोजन बंधित है। जल जो है ये भी है, ये चारों जो है वो धात्विक आणविक हाइड्रोजन आबंधित है। जिंक सल्फाइड देखेंगे तो ये आयनिक है, हीरा है, सहसंयोजक। रुबिडियम, रुबिडियम और ये है धात्विक। और आर्गन जो है वो भी क्या है, आर्गन आणविक। और सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, सहसंयोजक। तो इस तरह से आपको सबके बारे में जानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक ठोस पदार्थ ए बहुत कठोर है तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्थाओं में वैद्युत रोधी है, यानी उससे बिजली प्रवाहित नहीं हो रही है। इसका गलनांक भी उच्च है। क्या यह ठोस सिल्वर की भांति धातु है या सिलिकॉन कार्बाइड की भांति संजाल ठोस है? तो यहाँ पे वैद्युत रोधी है। ये जो है ये इस तरह का जो है वो सिल्वर की भांति धातु नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि यह जो है सिलिकॉन कार्बाइड की भांति संजाल ठोस है, क्योंकि धातु का सबसे पहला गुण है वो विद्युत प्रवाहित करता है, विद्युत धारा उससे प्रवाहित होती है। यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब ये धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयनिक ठोस क्यों गलित अवस्था में चालक होते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं? आयनिक ठोस जो होते हैं वो गलित अवस्था में चालक है और ठोस अवस्था में चालक नहीं होते, यानी विद्युत धारा उससे प्रवाहित नहीं होती। तो ठोस में क्या होता है कि उसके जो पार्टिकल हैं यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वो आपस में बंधे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसमें लिक्विड उसको गलित अवस्था में लाते हैं तो उनमें आयनों में गति होने लगती है और गति होने के कारण वो ठोस के वो विद्युत के चालक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघात वर्धनीय और सुतन्य होते हैं, यानी कि उनसे तार खींचा जा सकता है। तो ये सभी जो है वो धात्विक ठोस में होते हैं। धातु का गुण हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि धातु जो होते हैं विद्युत के चालक होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं यानी कि मैलिबिलिटी के गुण पाए जाते हैं, और सुतन्य होता है यानी डक्टिलिटी के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जालक बिंदु का अर्थ बताइए। जालक बिंदु क्या है? जालक बिंदु जिसे सामान्यतः बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठोस के एकक कोष्ठिका यानी यूनिट कोष्ठिका के संघटक कणों के को निरूपित करता है। यह परमाणु, अणु या आयन हो सकता है। यानी जैसे हम एग्जांपल ले NaCl, NaCl में Na है आयन, Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है। तो ये दोनों जो है वो क्या रहेंगे, जालक बिंदु रहेंगे। Na प्लस को भी हम जालक बिंदु कहेंगे और Cl माइनस को भी चालक बिंदु कहेंगे। यानी जैसे मान लिया आयरन है तो आयरन में Fe है तो Fe बहुत सारा है तो एक Fe को हम लोग क्या कहेंगे, जालक बिंदु, क्योंकि वहां पे परमाणु है इसका Fe का। तो इस तरह से जालक बिंदु ये हो। अगला देखेंगे, उन पैरामीटरों के नाम बताइए जिससे यूनिट सेल को लक्षणित किया जाता है। तो यहाँ पे बताए हैं कि किसी भी यूनिट सेल में दो पैरामीटर है, एक उसके लंबाई, कोर या लंबाई, और दूसरा उसके कोरों के बीच का एंगल। कोर को हम लोग ABC से निर्देशित करते हैं और एंगल को अल्फा, बीटा, गामा से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न के मध्य विभेद करिए। यहाँ पे अलग अलग जो है वो आपका ज्यामितीय संरचना दिया गया है, तो इसमें क्या अंतर है। जैसे षष्टकोणीय है और एक एकंताज जिसको हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक कहते हैं, और दूसरा है फलक केंद्रित और अनकेंद्रित यानी एंड सेंटर एकक कोष्ठिका। इसमें क्या अंतर है? तो अंतर हम यहाँ से कोर और एंगल से देखते हैं कि षष्टकोणीय में क्या है कि एक साइड A और B बराबर है लेकिन B और C बराबर नहीं है, लेकिन एंगल जो है अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री का है, लेकिन गामा जो है वो 120 डिग्री का है। और एकंताज में क्या है तो
तीनों साइड जो है वो बराबर नहीं है, ए बी सी तीनों बराबर नहीं है, और अल्फा और गामा जो है 90 डिग्री का है लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं है। तो यह हो गया। और दूसरा देखें, फलक केंद्रित में और अंत केंद्रित में क्या अंतर है। तो फलक केंद्रित में एकक कोष्टिका के संघटक सभी 8 कोनों पर होते हैं तथा साथ ही सभी 6 फलकों के केंद्रों पर भी होते हैं, लेकिन अंत कोशिक केंद्रित एकक कोष्टिका में संघटक के अंत 8 कोनों पर होते हैं, साथ ही विपरीत फलकों के केंद्र पर होते हैं। इसके लिए हम लोग जो है चैप्टर में पढ़े हैं, उसको भी देखकर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि किसी घनीय एकक कोष्टिका यानी कि क्यूबिकल यूनिट सेल के कोनों पर अंतः केंद्र पर स्थित परमाणु का कौन सा भाग पड़ोसी सन्निकट एकक कोष्टिका का भाग है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कोनों पर, तो कोन का जो है वो उसको 8 एकक कोष्टिका से शेयर करना पड़ता है, तो इसलिए इसका योगदान 1/8 रहेगा। लेकिन अंतः केंद्र में क्या है कि ये इसके सेंटर पे रहता है, केंद्र में रहता है, इसलिए इसको किसी के साथ सहभागिता नहीं करना पड़ता है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो वीडियो में, अलग अलग वीडियो में हम पढ़ाए हैं, वो आप इससे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के बीच में भी दिया है, उससे क्वेश्चन देखेंगे कि किसी वर्ग निविड़ संकुलित परत में एक अणु की द्विविमीय उपसंयोजक संख्या कितनी होती। वर्ग निविड़ संकुलित परत यानी कि क्यूबॉइड है, तो इसमें उपसंयोजन नंबर कितनी होगी। तो चूंकि उसको 4 अणुओं के बीच में संपर्क होता है, तो इसलिए इसके उपसंयोजन संख्या भी कितनी होगी, 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल से कि एक षष्ठकोणीय निविड़ संकुलित संरचना है यानी कि HCC, और इसमें 5 मोल रिक्तियों की कुल संख्या कितनी है। 5 मोल में 0.5 मोल में रिक्तियों की संख्या कितनी है, इसमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फल की है। तो 5 मोल में परमाणुओं की संख्या सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो चूंकि 5 मोल यहाँ है और एक में होता है कि 6.023 इंटू 10⁻23, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया। अब इसमें अष्टफल की रिक्तियों की संख्या जितनी है, ये नंबर ऑफ परमाणु की संख्या जितनी होगी वो ही रहेगी, और चतुष्फल की इसका जस्ट दुगना हो जाता है। तो इस तरह से ये हो गया टोटल। तो टोटल रिक्तियों की संख्या हम लोग ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो यानी कि इतना जो है इसमें रिक्तियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक यौगिक जो है वो 2 तत्व से बना है, M और N, और N जो है वो CCP संरचना बनाता है और M जो है वो चतुष्फल की रिक्ति का 1/3 भाग अध्यासित यानी घेरना करता है। इस यौगिक का सूत्र क्या है। तो इसमें HCCP में N की संख्या कितनी होगी, यानी कि CCP है तो उसमें परमाणुओं की संख्या X होगी, और चतुष्फल की में रिक्तियों का भाग है 1/3, तो इसमें हम 2x/3 यानी x से इसको 1/3 को और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x/3, चूंकि ये दुगना होता है चतुष्फल की का संख्या, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x/3। अब यहाँ n/m परमाणुओं का अनुपात देखेंगे तो अनुपात निकालेंगे x/y इतना, तो यहाँ जो अनुपात निकालेंगे तो ये x कट जाएगा यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 यानी यौगिक का सूत्र क्या होगा, N3M2, या फिर हो सकता है M2N3। तो इस तरह से हम लोग आगे वीडियो में देखते हैं। अगला जो है और कुछ क्वेश्चंस जो है जो इंटरेस्ट वाला है, और बाकी जो है आपका जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग और आगे स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।